नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कल भी अर्थ परिभाषा, जैव विविधता के स्तर के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकार, मेगा डाइवर्सिटी देश, जैव विविधता हॉटस्पॉट, IUCN, WWF, IBP, रेड डाटा बुक और जैव विविधता का संरक्षण, अंतर स्थान और बहिर्स्थान संरक्षण, ये सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने पहला कल चर्चा की थी अर्थ व परिभाषा के बारे में, इसी में आगे चर्चा करेंगे। आज आगे और चर्चा करेंगे अर्थ व परिभाषा। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी इस टॉपिक पे जुड़िए और हम चर्चा करते हैं जैव विविधता का अर्थ व परिभाषा। तो देखते हैं यहाँ पर अर्थ व परिभाषा से संबंधित बातें। देखिए, हमने कल देखा था किसी क्षेत्र विशेष या प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और सूक्ष्म जीवों की बहुलता जैव विविधता कहलाती है। प्राकृतिक प्रदेश होता है, जैसे मैंने कहा, ध्रुवीय प्रदेश है, सवाना प्रदेश है, विषुवतीय प्रदेश है, अनेक सारे प्राकृतिक प्रदेश है। इनमें जीव जंतुओं, पेड़ पौधों व सूक्ष्म जीवों की बहुलता होती है, ज्यादा मात्रा में पाया जाना वही कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता की मात्रा भूमध्य रेखा पर अधिक, यहाँ से ध्रुवों की ओर जाने पर लगातार घटती चली जाती है। ध्रुवों की ओर जाएंगे, जैव विविधता की मात्रा लगातार कम होती जाएगी। तो भूमध्य रेखा पर प्रतिदिन दोपहर के बाद वर्षा होती है, अधिक तापमान के कारण जैव विविधता का विकास अधिक होता है और भूमि के भागों पर जैव विविधता विषुवत रेखा के निकट सर्वाधिक होती है। यहाँ विकसित होने वाले घने और सदाबहार वनों को विषुवतीय वर्षा वन कहा जाता है और दक्षिण अमेरिका में ऐसे वनों को नाम देते हैं सेलवास के नाम से। और ऐसे वनों का विकास दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका व एशिया महाद्वीप में होते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता की मात्रा लगातार घटती चली जाती है और कटिबंधीय दृष्टिकोण से देखें सर्वाधिक जैव विविधता होती है उष्ण कटिबंध, फिर शीतोष्ण और फिर होती है शीत कटिबंध में पाई जाती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था कल। फिर मैंने आपके सामने चर्चा की थी भूमि के भागों की तुलना में समुद्री भागों या महासागरीय भागों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। समुद्र के भागों में जैव विविधता ज़्यादा और भूमि के भागों पर जैव विविधता कम पाई जाती है। समुद्र की संरचना के बारे में चर्चा किया था। समुद्र में भी सर्वाधिक, समुद्र को 4 भागों में बांटा है हमने, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, सागरीय उत्थान और सागरीय मैदान के नाम से। यदि हम समुद्र के इन 4 भागों में देखें तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है महाद्वीपीय मग्न तटों के क्षेत्रों में। कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट कहें, यहाँ पर जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी इस टॉपिक में जुड़िए। और आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं प्रवाल भित्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ क्या होती है, वर्णन करते हैं, देखते हैं। तो देखते हैं प्रवाल भित्तियों के बारे में चर्चा करते हैं, कोरल रीफ क्या होती है। तो समझिएगा जरा अच्छे से। समुद्र के अंदर देखते हैं लाखों करोड़ों जीव रोजाना जन्मते हैं, मरते हैं कुछ। तो कई सारे छोटे बड़े जो जीव होते हैं, एक जीव दूसरे जीव का शिकार बनता है, छोटा जीव होता है बड़े जीव का शिकार बना। तो अर्थात एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो उसका क्या होगा, मांस के सड़े गले टुकड़े वगैरह छोटे बड़े कण इधर उधर समुद्र में बिखरे रहते हैं, अनेक सारे। तो समुद्र के अंतर्गत अनेक सारे जीव होते हैं, लाखों करोड़ों जीव जन्मते हैं, लाखों करोड़ों जीव रोजाना मरते हैं। तो उनके सड़े गले जो टुकड़े होते हैं, अंश होते हैं, वो इधर की ओर समुद्र के जल में बिखरे रहते हैं। और यहीं पर ऊपरी भागों में चलती है समुद्र की लहरें। यहाँ पर ये लहरें इनको समुद्री अर्थात कणों को, मांस के सड़े गले टुकड़ों को अर्थात तट की ओर लाने का कार्य करती है। इधर की ओर यहाँ पर सड़े गले टुकड़ों को, मांस के सड़े गले टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, उनको समुद्री लहरें महाद्वीपीय मग्न तट की ओर लेकर आती है और पुनः इस प्रकार से ले जाती है। हमेशा ये कण आते रहते हैं। अब इन सड़े गले टुकड़ों को खाने के लिए यहाँ पर जीव आते हैं, सूक्ष्म जीव, इनको खाने के लिए इधर की ओर आते हैं और पुनः भोजन करने के बाद चले जाते हैं, फिर आए, फिर भोजन करके चले जाए। आप यही बात है जोधपुर में मान लीजिए उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ने आए, 500 किलोमीटर दूर से आप पढ़ने आए, मान लीजिए यहाँ से 500, 200, 400 किलोमीटर जो भी है, आप कहीं से पढ़ने आ रहे हैं, जोधपुर के बाहर के इलाकों से बहुत दूर से 400 किलोमीटर से जोधपुर पढ़ने आ रहे हैं। उत्कर्ष में आपने कोचिंग की। अब जब आपने कोचिंग की तो यहाँ पर रोजाना 400 किलोमीटर अप डाउन तो नहीं कर सकते,
कि रोजाना यहाँ पर आए 400 किलोमीटर और 400 किलोमीटर रोजाना जाए तो आने जाने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्यों ना। इसी प्रकार से यहाँ पर भी तो आप जब रोजाना कोचिंग करने जब आएंगे, रोजाना आ जाएं, तो इससे बढ़िया यहीं पर ही रूम लेकर रह जाए, हॉस्टल में रह जाए, या जाके भी आप रखें तो वहीं पर आप अपना अर्थात क्या करेंगे, निवास स्थान बना लेंगे, कुछ न कुछ टेम्परेरी समय के लिए वहीं पर रुक जाएंगे। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो सड़े गले अवशेषों को खाने के लिए इधर की ओर आते हैं, रोजाना चले जाएं भोजन करके, रोजाना आए रोजाना जाएं, इससे बढ़िया तो क्यों ना यहीं पर ही महाद्वीपीय मग्न तटों के क्षेत्रों में ही महाद्वीपीय मग्न तटों के क्षेत्रों में यहाँ पर छोटे छोटे अपने मकानों का निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट के क्षेत्र में यहीं पर अपने सूक्ष्म मकानों का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो हजारों की संख्या में जीव जंतु आएंगे और भोजन करके जाएं, रोजाना आए रोजाना जाए, इससे बढ़िया वहीं पर अपने मकानों का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब जीव आते हैं और अपने मकानों का निर्माण करते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, देखिए अत्यंत सूक्ष्म, तो मकान भी कैसे होंगे, मकान भी होंगे इनके अत्यंत सूक्ष्म मकान होते हैं। तो अरबों खरबों की संख्या में जीव जंतु आते हैं और अरबों खरबों की संख्या में जीव जंतु यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर मेरी बात सुनिएगा, सारा डिटेल बिंदु बताऊंगा। भारत में कहाँ पर है, निर्माण कहाँ होता है, क्या दशाएं होती है, एटॉल किसे कहा जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है। तो आप जो प्रश्न पूछने वाले हैं मन में जो आ रहे हैं उन सब की मैं आपको आंसर दूंगा, बस आप एक बार मुझे सुनते रहिएगा, सबके आंसर आ जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा प्रवाल भित्ति में, सब कुछ डिटेल से वर्णन हो जाएगा। तो अरबों खरबों की संख्या में जीव जंतु यहाँ पर आते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में, और यहाँ आकर अपने सूक्ष्म मकानों का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं बाहर से आकर, या मान लीजिए कहीं आकर आप रहते हैं, मैं मान लीजिए कहीं दूसरी जगह से कोई व्यक्ति आया 400-500 किलोमीटर से और यहाँ आकर लंबे समय तक यहीं पर रहता है, तो सोचेगा आज अपने मकान का निर्माण कर लेते हैं। मकान का जब निर्माण करेगा तो मुख्य तत्व क्या चाहिएगा, मकान के निर्माण में सबसे मुख्य तत्व क्या होता है, मकान के निर्माण में सबसे मुख्य तत्व होता है कंकड़ पत्थर और मिट्टी। और हम कहें जैसे हम सूक्ष्म जीवों के मकान में, तो हमारे यदि मकानों में देखें तो सबसे मुख्य तत्व क्या होगा, पत्थर और सीमेंट, या चूना कह दें, चूने पत्थर से बना रहे हो या सीमेंट से बना रहे हो मकान, और यहाँ पे चाहिए पत्थर। ये दो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, तत्व होते हैं मकान निर्माण करने के। तो पत्थर और सीमेंट यहाँ पर जरूरी है। मूंगे की चट्टान क्या होती है, मेरा एक निवेदन है, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं सबके आंसर दूंगा, पहले एक बार मुझे पूछे स्क्रीन पर, अभी आप कोई भी बार बार प्रश्न नहीं करें, केवल मुझे सुनते रहें। महेश जी आपका सवाल सुन लिया, मूंगे की चट्टान क्या होती है, कैसे होती है मूंगे की चट्टान क्या होती है, मैंने पढ़ लिया आपका प्रश्न, बीच बीच में बार बार आप लगातार प्रश्न नहीं करें, मैं सबके जवाब बिना पूछे दे दूंगा। मेरा कोरल लीफ में पढ़ाने के बाद एक प्रश्न नहीं बचेगा, मैं कहूंगा आप सवाल पूछिए, प्रश्न नहीं बचेगा आपका एक भी। इसलिए निवेदन है, मुझे एक बार कोरल लीफ कंप्लीट करने दो, उसके बाद आप प्रश्न पूछना जो पूछना है। सर कोरल लीफ क्या है, मूंगे की चट्टान क्या है, प्रवाल भित्ति क्या है, कैसे बनती है, क्या दशाएं होती है, सब बता दूंगा, आप मुझे एक बार सुनिएगा बस, ठीक है। मेरा निवेदन है, देखिए मैं आज आपको बता दे रहा हूं, मेरे पढ़ाते समय आप स्क्रीन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछें, जब टॉपिक हो जाए मैं आपको खुद कह दूंगा पूछिए कोई भी प्रश्न रिलेटेड, आप अपने मन मर्जी है सामने प्रश्न पूछना, मैं आराम से आपसे प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, आंसर भी दूंगा। आप जो प्रश्न पूछने वाले उसका आंसर देने ही वाला हूं मैं, तो आप क्यों फालतू में वो प्रश्न पूछ रहे हो, जब मेरी बात कंप्लीट सुन ले अपना, आप क्वेरी शांत हो जाएगी आपकी। तो आप पहले एक बार मुझे सुने, उसके बाद में प्रश्न पूछें, ये अप्रोच अच्छी है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा आपके सवाल मत पूछें, मेरा टॉपिक पढ़ाने के बाद में पूछें। तो कमेंट तो है सामने, जब चलेंगे तो दिखेंगे ही, विजयपाल जी कमेंट तो दिखेंगे ही। तो वही बात है, मेरे अर्थात होने के बाद में आप पूछेगा, तो उधर मेरा भी ध्यान विचलित ना हो और आपका भी नहीं होगा, आप बार बार कमेंट लिखेंगे, आपका भी ध्यान विचलित होगा। इसलिए आप केवल मुझे सुने, पहले मैं बहुत डिटेल से बता रहा हूं, इसमें अच्छे समझना। तो लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में जीव जंतु इधर की ओर आते हैं और अपने मकानों का निर्माण करते हैं। जीव जंतु होते हैं अत्यंत सूक्ष्म, तो उनके मकान भी क्या होंगे, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जैसे हम लोग अपने मकानों का निर्माण करते हैं तो उसमें दो मुख्य तत्व होते हैं, एक होता है पत्थर और दूसरा होता है सीमेंट। पत्थर और सीमेंट के बिना मकान का निर्माण नहीं हो पाता है। वैसे ही यहाँ पर भी जो सूक्ष्म जीव आते हैं
वो अपने मकानों का निर्माण करते हैं। इनके मकानों का सबसे मुख्य तत्व होता है, वो कहलाता है, मकानों का मुख्य तत्व चूना पत्थर, जो समुद्र के जल में घुला हुआ होता है। खूब सारा चूना पत्थर यहाँ पर भारी मात्रा में होता है। तो चूना पत्थर, कंकड़ पत्थर, मिट्टी इत्यादि से अपने मकानों का निर्माण करते हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में जीव जंतु अपने मकानों का यहाँ पर निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ये जो जीव और इनके द्वारा निर्मित किए गए मकानों को ही हम शॉर्ट में हम नाम क्या दे सकते हैं, प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान के नाम से। देखिए, मूंगे की चट्टान इसलिए बना, इसमें एक जीव पाया जाता है, नाम कहलाता है मूंगा। जैसे आपने देखा होगा, ऐसे मेरे अंगूठी पहन रखी है, पन्ना पहन रखा है, वैसे ही पन्ना, हीरा, मोती, मूंगा होता है एक रेड कलर का, वो भी यहाँ पर जंतु होता है, वही निर्मित करता है। तो मूंगा यहाँ पर एक जीव जंतु होता है, वो अपनी खोल या कवच निर्मित करता है, जिससे मूंगा कहा जाता है। वही मूंगा हम पहनने के रूप में काम में लेते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य हुआ, अब इसकी कंप्लीट परिभाषा सुनिएगा, प्रवाल भित्ति क्या होती है, फिर इसको और डिफाइन करेंगे। अभी महाद्वीपीय मग्न तटों पर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर, महाद्वीपीय मग्न तटों पर सर्वाधिक रंग बिरंगे, सर्वाधिक जैव विविधता से युक्त चूने पत्थर से निर्मित, चूना पत्थर, कंकड़ पत्थर, मिट्टी इत्यादि से निर्मित जीव व अजीव संरचनाओं को प्रवाल भित्ति की संज्ञा दी जाती है। देखिए, यहाँ पर लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में जीव जंतु जब आएंगे तो उनमें विविधता भी क्या होगी, ज़्यादा। आज आप यदि क्लास में पढ़ने आए, क्लास में यदि आप पढ़ने आएंगे, 500 जने पढ़ने आ रहे हैं एक क्लास में, तो 500 तरह के मुझे रंग बिरंगे कपड़े दिखाई देंगे। सबके क्लास में जितने स्टूडेंट आएंगे सबके अलग अलग रंग के कपड़े दिखाई देंगे, लाल, काला, पीला, हरा, नीला, सभी तरह के कलर दिखाई देंगे। रंग बिरंगापन भी क्या होगा, ज़्यादा। वैसे ही यहाँ पर अगर जीव जंतु भी यहाँ आकर अपने लाखों करोड़ों मकान का निर्माण करेंगे, तो अरबों खरबों जीव जंतु जब यहाँ पर आकर्षित होंगे, भोजन करने की ओर आएंगे, तो अरबों खरबों होंगे, तो रंग बिरंगापन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। रंग बिरंगापन भी यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर अरबों खरबों की संख्या में जीव जंतु जब आएंगे तो रंग बिरंगापन भी क्या होगा, बहुत अधिक होगा। यहाँ पर बहुत अधिक अर्थात रंग बिरंगापन दिखाई देता है। इसकी फोटो भी दर्शाऊंगा मैं आपको कैसा होता है। और जब ये अपने मकानों का निर्माण करेंगे, ये सूक्ष्म जीव और इनके द्वारा निर्मित किए गए मकान, इनके जो मकान बनाते हैं अपने, वो बनाते हैं कंकड़ पत्थर, मिट्टी और चूना पत्थर से। इनके मकान निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, वो कहलाता है चूना पत्थर कहलाता है। तो चूने पत्थर से अपने मकानों का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य अरबों खरबों की संख्या में जीव जंतु जब ये आकर्षित हो रहे आ रहे, रोजाना भोजन के लिए आए, इससे बढ़िया क्यों ना यही मकान बनाए। तो जीव जंतु सूक्ष्म और उनके द्वारा निर्मित किए गए मकानों को ही नाम क्या देते हैं, प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। कंप्लीट परिभाषा को जरा तोड़कर समझाऊंगा, ढंग से सुनिएगा। महाद्वीपीय मग्न तटों पर सर्वाधिक रंग बिरंगे इसलिए अरबों खरबों की संख्या में जीव जंतु आएंगे तो रंग बिरंगापन जितना इन जीव जंतुओं में होगा, सूक्ष्म जीव जंतुओं में, दुनिया के और किसी भी प्रकार की संरचना में इतना रंग बिरंगापन कभी नहीं पाया जाता है। तो महाद्वीपीय मग्न तटों पर सर्वाधिक रंग बिरंगे, सर्वाधिक जैव विविधता से युक्त, बायोडाइवर्सिटी दुनिया में सबसे ज्यादा यहीं पर ही होगी। क्यों होगी, जरा एक उदाहरण सुनना। क्लास में आप 500 जने पढ़ने आए, कोई कहता है सर कमेंट पे ध्यान मत दो, कोई कहता है सर लगातार समझाते रहो, कोई कहता है सर पढ़ाओ और बीच में सवाल करवाओ, कोई कहता है आज मौसम बढ़िया है सर पढ़ाओ ही मत। अलग अलग सबके अपने अपने क्या होंगे, विचार होंगे, सबकी अलग अलग विविधताएं हैं। कोई क्या कहेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ कहेगा, सबके अपने अपने क्या है, विचार है। कोई कहेगा सर इंग्लिश में समझाओ, कोई कहेगा हिंदी में समझाओ, कोई कहेगा लोकल लैंग्वेज में समझाओ। सर अपने अपने क्या है, विचार है, सबके अपने अपने विचार है। तो सबके अपनी अपनी बातें, ये क्या होगा, सबकी अपनी अपनी क्या है, विचारधाराएं, विविधताएं क्या है, ज़्यादा है। मैं कहता हूँ 1 घंटे क्लास होनी चाहिए, कोई कहेगा 2 घंटे, कोई कहता है अभी पढ़ाओ, कोई कहेगा ये टॉपिक पढ़ाओ। तो सबके अपने अपने क्या है, विचार है, सबकी अपनी अपनी क्या है, विविधताएं हैं। तो महाद्वीपीय मग्न तटों के क्षेत्रों में यहाँ जब अरबों खरबों की संख्या में जीव जंतु आते हैं तो अलग अलग तरह के जीव जंतु होंगे, काई होगी, मोलस्क होंगे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। तो विविधता भी यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो विविधताएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और जब विविधताएं ज़्यादा होगी, रंग बिरंगापन ज़्यादा होगा,
और यही जीव अपने सूक्ष्म मकानों का निर्माण करेंगे और इन्हीं जीवों को और इनके मकानों को ही कंबाइंड रूप से हम नाम क्या देते हैं, यही कहलाता है प्रवाल भित्ति के नाम से या कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है। तो कंप्लीट परिभाषा सुनना, महाद्वीपीय मग्न तटों पर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर, इंग्लिश में भी सुनिएगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तटों पर सर्वाधिक रंग बिरंगे, सर्वाधिक जैव विविधता से युक्त, रंग बिरंगा अपन इसलिए होगा क्योंकि लाखों करोड़ों जीव जंतु हैं। सर्वाधिक जैव विविधता इसलिए होगी क्योंकि यहां पर अरबों खरबों की संख्या में जीव जंतु आ रहे हैं, तो विविधताएं भी क्या होगी, ज्यादा। तो महाद्वीपीय मग्न तटों पर सर्वाधिक रंग बिरंगे, सर्वाधिक जैव विविधता से युक्त चूने पत्थर, क्योंकि अपने जो मकान बनाएंगे उनका मूल तत्व तो क्या होता है, चूना पत्थर, जिसे साइंस की परिभाषा में कहें कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से मकानों का निर्माण करते हैं चूना पत्थर, कंकड़ पत्थर, मिट्टी इत्यादि से निर्मित जीव व अजीव संरचनाओं को। जीव कहलाता है रहने वाला अंदर और अजीव हुआ उसका मकान। जीव व अजीव संरचनाओं को मिलाकर सामूहिक रूप से कहा जाता है प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य, सूक्ष्म जीव जो आते हैं बहुत रंग बिरंगे होते हैं, अरबों खरबों की संख्या में निवास करते हैं, वो अपने मकानों का निर्माण करते हैं जिसमें मुख्य तत्व होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अलावा कंकड़ पत्थर, मिट्टी इत्यादि। इसमें रहने वाले जीव और उनके मकानों को सामूहिक रूप से कहा जाता है प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। कोरल रीफ, कोरल रीफ में एक जंतु होता है जो कि क्या होता है, अपने मकानों का अर्थात निर्माण करता है। कोरल, मोलस्क का विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ आकर निवास करते हैं। कैसा दिखता है प्रवाल भित्ति, जरा चित्र के रूप में देखेगा। यह है यहां पर मैंने आपके सामने दर्शाया प्रवाल भित्ति का फोटो। यहां पर प्रवाल भित्तियां ऐसी नजर आती है, अनेक सारे कलरफुल रंग बिरंगे जीव दिखाई देते हैं, विभिन्न प्रकार के। ये जो सूक्ष्म जीव है इनके मकान है यहाँ पर और इन्हीं में जीव रहते हैं और ये मकानों के संरचनाएं। और देखिएगा चित्र, अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के बहुत अधिक रंग बिरंगापन नजर आता है। और देखें विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के जीव जंतु यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो यही जीव जंतु मिलाकर कहलाते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं, इन्हीं को नाम देते हैं प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। कोरल रीफ कहलाता है, इन्हीं को कोरल रीफ्स के नाम से जाना जाता है। तो 3 चित्र मैंने आपके सामने दिखा है, ये कहलाता है कोरल रीफ कहलाती है। अच्छे से देखिएगा चित्र, बहुत ज्यादा रंग बिरंगापन नजर आ रहा है। हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में जीव जंतु होते हैं। सर इनके लिए कोई स्पेशल एनवायरनमेंट कंडीशन चाहिए? बिल्कुल चाहिए, वही आगे चर्चा करने वाला हूं आपके सामने। मैंने कहा ना इसका कोई आयाम छोड़ूंगा ही नहीं आपके सामने, सारे बताऊंगा। जितना बता रहा हूं बस उतना एक बार समझते जाइएगा। नजर आया? तो यहां पर 3 चित्र दर्शाए, अच्छे से देखे देखे जैसे लग रहा है विभिन्न फैलावा सा यहाँ पर ये सारे जीव जंतु इत्यादि प्रकार के अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं अरबों खरबों की संख्या में। यही कहलाता है प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। क्यों, बहुत अच्छे लगे या नहीं चित्र? देखिए बताइए। बिल्कुल आप देख सकते हैं इन्हें। कहां पर देखेंगे अभी वो भी जवाब दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं सबके जवाब आ जाएंगे। अभी जितने मन में क्वेरीज हैं, मैं ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा अभी इसमें आपकी क्वेरी रहेगी नहीं, है पक्का है मेरा। यहां तक कोई दिक्कत? सर क्या इन्हें हम देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। कहां देख सकेंगे वो भी मैं आपको अभी दर्शाने वाला हूं, टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं। क्या उपयोगिता है, क्यों पढ़ते हैं हम, सिलेबस में क्या है, सब कुछ बताऊंगा। हो गया? तो यहां पर मैंने आपके बारे इसको जो चित्र के रूप में दर्शाया है इसके बारे में यहीं पर ही लिख डालते। तो यहां मैं प्रवाल भित्ति की परिभाषा लिख रहा हूं, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति। कोरल रीफ कहें, प्रवाल भित्ति कहें या मूंगे की चट्टान कहें, एक ही बात है।
सर इतने अच्छे लग रहे, मन करता वहीं जाके बैठ जाए। बैठना नहीं है, बैठ गए तो जीव मर जाएंगे सारे। बैठना नहीं है, लिखा है बिल्कुल नहीं, बस अब लिखवाने जा रहा हूं और मैं डिटेल चर्चा करूंगा। धीरे धीरे जो पढ़ा एक बार लिख डालते हैं, धीरे धीरे आगे और इस टॉपिक में बढ़ते जाएंगे। अभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल बनते भी है, तो साथ साथ मेरे लिखेगा। कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति, मूंगे की चट्टान, महाद्वीपीय मग्न तटों पर सर्वाधिक रंग बिरंगे महाद्वीपीय मग्न तटों पर सर्वाधिक रंग बिरंगे, सर्वाधिक जैव विविधता। बुक कब आएगी? 15 जुलाई को, पक्का है। महाद्वीपीय मग्न तटों पर सर्वाधिक रंग बिरंगे, सर्वाधिक जैव विविधता से युक्त। चूना पत्थर जिसे कहे कैल्शियम कार्बोनेट, कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर मिट्टी इत्यादि से निर्मित जीव व अजीव संरचनाओं को देखिए, जीव तो उसमें रहने वाला और अजीव इनके क्या हुए? मकान। तो जीव व अजीव दोनों संरचनाओं को मिलाकर कहलाती है प्रवाल भित्ति के नाम से। महाद्वीपीय मग्न तटों पर सर्वाधिक रंग बिरंगे, सर्वाधिक जैव विविधता से चूने पत्थर से निर्मित, चूना पत्थर, कंकड़ पत्थर, मिट्टी इत्यादि से निर्मित जीव व अजीव संरचनाओं को प्रवाल भित्ति की संज्ञा दी जाती है। प्रवाल भित्ति की संज्ञा दी जाती है। यहां तक एक बार नोट करिए, आगे और पढ़ेंगे इसमें डिटेल से। अभी एक परिभाषा नोट करें। हो गया यहां तक? यह कहलाता है परिभाषा, प्रवाल भित्ति के नाम से जानी जाती है। यहां तक लिख डालिए जल्दी से एक बार, फिर आगे इसमें और डिटेल से वर्णन करेंगे। अभी तो कहां देख सकते हैं भारत में, विश्व में कहां देख सकते हैं, कहां कहां पाई जाती है, क्या दुनिया में सभी जगह है, सबके जवाब दूंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी के अंतर्गत प्रवाल भित्तियों के बारे में आगे और वर्णन करते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं प्रवाल भित्तियों के नाम से जाना जाता है। अब क्या प्रवाल भित्तियां विश्व में सभी जगह पाई जाती है? क्या समुद्र के केवल महाद्वीपीय मग्न तटों पर ही और कहीं पर नहीं? इनके पीछे कारण क्या है? और इनमें देखें एक खास बात है, अब ये जो मकानों का जो निर्माण करते हैं, ये अपने सूक्ष्म मकानों का जीव व अजीव, अजीव का मतलब वो उनके द्वारा निर्मित किए गए मकान। जैसे हमारे घर में सामान्यतः खाना कौन बनाते? माता जी या फिर सिस्टर या जो भी आपके घर में लेडीज होंगे वही खाना बनाते होंगे सामान्यतः। आपके घर में खाना सामान्यतः, मेरे घर में माता जी बनाते हैं, वाइफ बनाते हैं या सिस्टर वगैरह जो भी है वो खाना बनाते हैं। जैसे मकानों का निर्माण, यहाँ पर
मकानों का जो निर्माण करते हैं, इसमें सूक्ष्म मकानों का निर्माण करने वाले जो जीव जंतु होते हैं उन्हें हर्माटाइपिक के नाम से जाना जाता है। प्रवाल भित्तियों के अंतर्गत भी लाखों करोड़ों अरबों जीव जंतु होते हैं, सारे अर्थात आपस में मिलजुल कर रहते हैं यहाँ पर जीव जंतु। इनमें जो मकानों का निर्माण करने वाले जीव जंतु होते हैं, जो स्पेशली इनमें मकान बनाते हैं, सूक्ष्म मकानों का निर्माण, उन जीव जंतुओं को हर्माटाइपिक के नाम से जाना जाता है। प्रवाल भित्तियों में मकानों का निर्माण करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हर्माटाइपिक के नाम से जाना जाता है। रविंदर जी कह रहे हैं बीवी बनाती है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, तो महिला ही है, कोई ना कोई महिला ही बनाती है। वैसे ही सेम यहाँ पर भी प्रवाल भित्तियों में मकानों का निर्माण करने वाले सूक्ष्म जो जीव जंतु होते हैं उन्हीं सूक्ष्म जीवों को नाम दिया जाता है, अर्थात हर्माटाइपिक के नाम से जाना जाता है। तो इसी में मैं आगे नाम लिख रहा हूं कंटिन्यू में। यहाँ पर प्रवाल भित्तियों में आवासों का निर्माण करने वाले सूक्ष्म जीवों को हर्माटाइपिक के नाम से जाना जाता है। हर्माटाइपिक के नाम से जाना जाता है। यहां तक नोट किया होगा। नेहा जी कह रहे हमारे यहां तो कारीगर बनाते हैं। कारीगर कैसे बनाएगा खाना, बताइए। महेंद्र जी भी कह रहे हैं कारीगर बनाएंगे, कारीगर तो नहीं बना पाएंगे खाना। तो यहां पर मकान निर्माण करने वाले सूक्ष्म जीवों कहा जाता है, हर्माटाइपिक के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद कैलाश जी। अब मेरा एक उदाहरण सुनिएगा। अब मेरा एक उदाहरण सुनना। उदाहरण लगेगा कोई घरेलू उदाहरण दे रहा हूं, आपके बारे में ही दूंगा। आप तैयारी कर रहे हैं आरएस वगैरह की और विभिन्न एग्जामों की। उस उदाहरण को समझ लिया तो प्रवाल भित्तियों के विकास की दशाएं किसे कहते हैं, प्रवाल भित्ति, सब कुछ यहां पर समझ में आ जाएगा। हाँ, मकान कह रहे हैं आप, ठीक है, ओके, धन्यवाद। मकान का निर्माण कारीगर करते हैं, बिल्कुल सही कहा। मकानों का निर्माण करने वाले जीव होते हैं, वो कहलाते हैं हर्माटाइपिक के नाम से जाना जाता है। अब मेरा एक उदाहरण सुनिएगा बढ़िया से। ये उदाहरण समझ लिया तो सारा प्रवाल भित्तियां एकदम क्लियर हो जाएगी। ऐसा लगेगा गपशप लगा रहा हूं, लेकिन गपशप नहीं लगाऊंगा, उदाहरण दे रहा हूं, और उस उदाहरण को क्लियर कर लिया तो सारा प्रवाल भित्तियां एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगी। तो मेरा उदाहरण सुनिएगा बढ़िया से। अभी तो बढ़िया पढ़ाया कहाँ है, बहुत बढ़िया पढ़ाते नहीं। अब पढ़ाने वालों मेरे स्टाइल देखिएगा। एक उदाहरण सुनिएगा। आप लोगों ने सोचा लॉकडाउन खुलने के बाद में क्यों ना उत्कर्ष में कोचिंग करने चला जाए। उदाहरण दे रहा हूं, देखें, इस उदाहरण से सारी बातें क्लियर हो जाएगी आपके सामने। आपने सोचा उत्कर्ष चलते हैं और कोचिंग करते हैं वहां पर, तो आपने मन बनाया कोचिंग करते हैं वहां पर। आरएस का एग्जाम भी आने वाला है कुछ समय बाद में, या एसआई का एग्जाम आने वाला है, कोचिंग करते हैं यहां पर। मेरा उदाहरण है, सुनिएगा। उदाहरण सुनेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो सारी बातें क्लियर करूंगा। आपने सोचा उत्कर्ष क्लासेस में जाते हैं, तैयारी करते हैं। 500 किलोमीटर दूर से आए थे आप, गंगानगर में या कहीं दूर जगह रहते हैं, 400-500 किलोमीटर दूर हैं आप। यहाँ पर आए कोचिंग करने, और कोचिंग करने जब यहाँ पर आए तो आप इतने दूर से आए, आपने सोचा यहाँ पर कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, आरएस का एग्जाम देंगे, और आपने तैयारी करना यहाँ पर प्रारंभ किया। अब जब आप यहाँ पर आकर रहे, 400 किलोमीटर दूर से रहे, तो हॉस्टल में कहीं रूम लेकर आपने रहा। हॉस्टल में कहीं आप रूम लेकर रहने लगे और यहाँ पर रोजाना बैच अटेंड करने लगे। 3 महीने का बैच था और रोजाना आप क्लास में आकर क्लास से अटेंड करते थे। आपको पता है, क्लास से रोजाना अटेंड की, 2 महीने निकले ही थे पढ़ते पढ़ते।
जितने में क्या हुआ कि आरएस के एग्जाम की डेट घोषित हो गई, फॉर्म आने चालू हो गए कि अब आरएस के एग्जाम होने वाले हैं, दो महीने बाद में आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो तैयारी करने के दौरान ही फॉर्म भी निकल आया। 2 महीने आपने तैयारी की, 1 महीना कोचिंग का और बचा था, 1 महीना बचा था, जितने में आरएस के फॉर्म आ गए। मेरा उदाहरण सुनना, एकदम क्लियर कर दूंगा प्रवाल भित्ति। तो आरएस के फॉर्म आए, आपने आरएस का फॉर्म भरा, कोचिंग आपकी कंप्लीट होने लगी, एग्जाम में 1 महीना ही बचा था। तो आपने सोचा क्यों ना अब आरएस के एग्जाम आ ही गए, महीना 1.5 महीना बचा है, क्यों ना घर नहीं जाए, यहीं बैठ के तैयारी करें, कोचिंग कर लिए, रिदम यही बना रहेगा। आप जहां हॉस्टल में या रूम लेकर रहने लगे थे वहीं पर तैयारी करने लगे। एक दिन आपका 1.5 महीने बाद में आरएस का एग्जाम हुआ। पेपर जिस दिन हुआ बड़ा अच्छा लगा कि पेपर देखा तो बड़ा बढ़िया से लगा था, पेपर में सवाल तो आने लग गए, बढ़िया समझ में आया था कोचिंग में। और अब आपने एग्जाम दिया, जो ही एग्जाम का पेपर दिया, पेपर आपके अच्छा गया था, घर पर लौटे ही थे, रूम पर लौटे ही थे आप, जितने में क्या घोषणा हुई, आरपीएससी ने शाम को घोषणा की, इस बार रिजल्ट 10 दिनों में घोषित कर दिया जाएगा। आप बड़े खुश थे, चलिए 10 दिनों में रिजल्ट आएगा तो पास की खबर सुन के फिर ही गांव जाएंगे हम लोग। तो आपने कहा ठीक है, आपने खबर सुनी, पास होने के 10 दिन बाद में रिजल्ट आया, आखिरकार आप प्री में पास हो गए, बड़े खुश थे कि प्री में पास हो गए। अब क्या करें, अब लेकिन आरपीएससी ने रिजल्ट घोषणा करने के साथ साथ एक बात और बता दी। एक बात ये बताई कि अब से आपके 1 महीने के अंदर ही मेंस का एग्जाम हो जाएगा। तो आप बड़े खुश तो थे लेकिन बड़े दुखी भी थे कि आखिरकार इतना कम समय मिला, मेंस कैसे लिखेंगे, तैयारी तो हो नहीं पाई मेंस की, लेकिन प्री का पढ़ा हुआ काफ़ी सारा बेस काम आएगा। तो सोचा आखिरकार क्या करें, आखिरकार ये सोचा कि 1 महीना यहीं पर रुका जाए, गांव आएंगे जाएंगे, कुछ दिन लग जाएंगे, समय व्यर्थ हो जाएगा। तो आपने यहीं पर रहते हुए, जहाँ कोचिंग कर रहे थे वहीं पर रूम लेकर जहाँ आप रह रहे थे, मेंस का एग्जाम होने वाला था, मेंस के एग्जाम की तैयारी भी आपने यहीं पर ही करना प्रारंभ की। आखिरकार 1 महीने बाद में एग्जाम हुआ, बड़े मुश्किल से दिन में 12-12 घंटे रोजाना जब पढ़ते थे, और 1 महीना आपने पढ़ाई की, आखिरकार एग्जाम दिया। एग्जाम दिया तो पेपर बड़े अच्छे गए, मन में विश्वास था मेंस पास हो जाएंगे। रिजल्ट आया, एक दिन पास हो गए, बड़ी खुशी हुई। सोचा था जब गांव से निकले थे तो प्री पास करके, प्री का कोचिंग करके वापस लौट आएंगे, लेकिन यहाँ तो प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, मेंस पास भी हो गए, बड़े खुश थे। अब आई इंटरव्यू की बारी आएगी, आरएस के इंटरव्यू की बारी। मैं उदाहरण दे रहा हूं, प्रवाल भित्ति समझ में आ जाएगी, यहां पर अच्छे सुनना मेरा उदाहरण। मेंस का एग्जाम हुआ, मेंस का एग्जाम पास कर लिया, रिजल्ट आया। अब रिजल्ट जिस दिन जो ही आया मेंस का, आपके आरपीएससी ने फिर एक बात कह दी, आपका इंटरव्यू 5 दिनों में हो जाएगा, 5 दिन बाद में आपके इंटरव्यू प्रारंभ हो जाएंगे। और भाई लकीली आपका कई दिनों तक चलता है, 10-15 दिन तक, आपका नंबर पहले ही दिन था। 5 दिन बाद में आपका इंटरव्यू की तैयारी की नहीं कभी, लेकिन प्री और मेंस आपने बढ़िया से पढ़ लिए थे, खूब मेहनत की थी, और आखिरकार एक दिन इंटरव्यू भी हुआ। इंटरव्यू हुआ तो क्या हुआ, इंटरव्यू हुआ तो आप आखिरकार बढ़िया इंटरव्यू गया और पता चला पास भी हो गए। कई बार इतने जल्दी जीवन में घटनाएं घटित होती है, पता भी नहीं चलता है। तो आपने पास भी कर लिया, सोचा था गांव से तैयारी करने आएंगे, और यहाँ तो रिजल्ट आया और साथ में कुछ दिनों बाद में पास भी हो गए। अब इंटरव्यू भी लोगों के और भी चलने थे, 5-7 दिन चले। आखिरकार आपने सोचा रिजल्ट सुनकर ही गांव जाएंगे। रिजल्ट आया, एक दिन पास हो गए, बड़ी खुशी थी, आरएस बन गए, मन में बड़ी खुशी थी, और आखिरकार गांव लौटकर जाने लगे। सोचा अब गांव जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, घर वालों को भी बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन मन में क्या था, आरपीएससी ने जो है रिजल्ट दिया, एक घोषणा फिर से कर दी, एक घोषणा फिर से ये कर दी, कोरोना का दौर था, और आखिरकार घोषणा कर दी कोई भी अपने अपने गांव में या नहीं जाएगा, सीधा यहां पर ड्यूटी ज्वाइन करिए। अब ये भी बड़ी दिक्कत हो गई, गांव जाने का मौका ही नहीं मिला, सीधा ड्यूटी की बात आ गई। अब क्या करें, अब उपाय ये था, चलिए मन में इस बात का एक दुख तो होगा कि गांव जा नहीं पाए, लेकिन एक बात की बड़ी खुशी होगी कि आखिरकार क्या होगा, एग्जाम पास कर लिया, मन में बड़ी खुशी थी इस बात की। तो आखिरकार कोरोना का दौर चला, थोड़ा लंबा चला, 1.5 साल, गांव जाने का कभी मौका मिला नहीं। आखिरकार साल भर यहाँ पर आप रहे और आखिरकार गांव लौटे ही थे। पास करने के बाद ड्यूटी भी कर ली साल भर, आखिरकार गांव लौटे। 1 साल बाद में कहीं जाकर गांव में लौटने का आपको मौका मिला। अब ट्विस्ट आएगा यहाँ पर, यहाँ आंसर निकलेंगे प्रवाल भित्तियों के। घर पर जो ही लौट कर गए, उम्र हो गई थी 24-25 साल की। अब घर वाले क्या कह रहे थे, घर वाले कह रहे थे अब शादी करने की उम्र आ गई है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, प्रवाल भित्तियों के आंसर आएंगे, ये समझिएगा, कहानी नहीं बना रहा हूं, यहां पर आंसर दूंगा प्रवाल भित्तियों के सारे।
अब घर पर जब आप लौट कर गए, घर वालों ने कहा अब शादी की उम्र हो गई है और शादी करवा दी जाए। अब बड़े मन में खुश भी थे कि चलिए नौकरी भी लग गई, अब घर वाले शादी कराने की जो मन में 2-4 सालों से इंतजार था वो पूरा होने वाला था। आखिरकार शादी हो गई और शादी होने के बाद में लेकिन ड्यूटी तो ज्वाइन करनी थी। गांव से आप अकेले रह रहे हैं यहाँ पर जोधपुर शहर में या जहाँ कहीं भी आप रह रहे थे, कमरा लेकर जो भी आप रह रहे थे, आपने यहाँ पर रहने लगे यहाँ पर। और आखिरकार हर बार फ्राइडे शाम होती है और घर चले जाते लौट कर, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी का समय होता है, घर पे चले जाते। घर पे क्यों जाते? मिलने की ओर जाना है, और मिलने जाना था तो मन में बड़ी खुशी थी। ये 1-2 साल ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार सिलसिला चला तो आखिरकार मन में क्या निर्णय हुआ, अब 3 साल हो गए जॉब करते करते, आखिरकार क्या होगा, एक ही जगह पर जोधपुर में 3 साल हो गए जॉब करते। आखिरकार सोचा क्यों ना श्रीमती जी को यहीं पर ले आया जाए जहाँ पर आप रहते हैं, जोधपुर में ही, जहाँ पर आप कोचिंग कर रहे थे, जहाँ से शुरुआत की थी, वही सोचा वहीं पर आकर क्यों ना गाँव से ले आया जाए। क्यों ले आया जाए? खाना बनाने में बड़ी आसानी होगी इसलिए ले आया जाए, यही कारण है। खाना बनाने में आपको क्या होगी, खाने की जो बाहर से खाते थे होटल वगैरह में शरीर सही नहीं रहता था, अब वो दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा होगा। आखिरकार आप लेकर आ गए, यहाँ पर लेकर आए। अब जरा सुनिएगा आगे की कहानी, यहाँ पर प्रवाल विद्या कैसे बनती है, क्या उसकी परिस्थितियाँ होती है, ये जरा सुनना। अभी उदाहरण कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कमेंट मत करें, अभी सुनते रहें बस। आखिरकार श्रीमती जी को यहाँ पर लेकर आए। श्रीमती जी ने एक इच्छा जता दी, कब तक किराए के मकान पर आप लोग रहते रहोगे, आप रहोगे, अब बढ़िया कोई घर का मकान बनाना प्रारंभ करें, छोटा मोटा प्लॉट जो भी है। तो आपने कहा अभी तक जो छोटी मोटी सेविंग करी थी इससे एक प्लॉट खरीद लेते हैं और छोटा सा 1-8 कमरों का मकान बनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो आखिरकार आपने मकान बनाया। अब मकान बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट तत्व क्या होगा, पत्थर और सीमेंट। वैसे ही प्रवाल भित्तियों में सबसे इंपॉर्टेंट तत्व क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होगा उसमें चूना पत्थर। आपने मकान बनाया, सीमेंट पत्थर का मकान बना दिया और आखिरकार रहने लगे। अब क्या हुआ, श्रीमती जी ने खाना बनाया। खाना बनाते समय अगर देखिए, खाना जब बनाएंगे तो क्या होगा, खाना जब आप बनाओगे, श्रीमती जी ने जो है खाना बनाना प्रारंभ किया तो सब्जियां तो चाहिएगी। उसके पहले बाजार से सब्जी लेकर आए। क्या बाजार से जो सब्जी लेकर आए कच्चा ही खा जाएंगे उसे? नहीं, उसे पहले काटना पड़ेगा, काटने के बाद उसे फ्राई करना पड़ेगा, तेल डालने पड़ेंगे, मसाले डालने पड़ेंगे, तब कहीं गर्म करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर सब्जी तैयार होगी। तो ये सारे प्रोसेस करेंगे तब कहीं जाकर सब्जी तैयार होगी। और उसमें क्या होगा, उचित मात्रा में नमक भी डालना होगा। मेरे आंसर निकलेंगे प्रवाल भित्तियों में, सुनना बात बहुत अच्छे से। उचित मात्रा में नमक भी डालना होगा। नमक अगर ज्यादा डाल दिया, 1 कटोरी सब्जी में 1 कटोरी नमक डाल दिया तो क्या सब्जी बढ़िया लगेगी? नहीं। और नमक बिल्कुल नहीं डाला तो क्या सब्जी बढ़िया लगेगी? नहीं। ज्यादा नमक डाल दिया तो खाना खाने लायक नहीं बनेगा, और कम नमक डाल दिया तो लंबे समय तक कम नमक वाली सब्जी खाई, आयोडीन की मात्रा नहीं मिली तो गलगंड रोग हो जाएगा, पढ़ा होगा साइंस में, गलगंड रोग हो जाएगा गले का। तो अनेक सारी दिक्कतें हो जाएगी यहाँ पर। वैसे ही प्रवाल भित्तियों का भी जब निर्माण होगा, अब यहाँ पर बातें सुनिएगा, प्रवाल भित्तियां कहाँ पर बनेगी उसका उदाहरण सुनना, यहाँ पर बातें समझिएगा। यहाँ पर लाखों करोड़ों जीव जंतु यहाँ पर जब आकर निवास करते हैं, क्या दुनिया में सभी जगह निवास कर लेंगे ऐसे तटों पर? तट तो सभी के हैं, समुद्र में यहाँ पर तट तो सभी के पाए जा रहे हैं। भारत का इधर का तट, इधर का तट, सारे जितने तटीय भाग हैं सभी जगह तट है, तो सब जगह प्रवाल भित्तियां बन जानी चाहिए इन सभी तटों के आसपास। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रवाल भित्तियों के विकास की कुछ आवश्यक दशाएं होती है, शादी करने की भी कुछ आवश्यक दशाएं होती है। नौकरी होगी, शादी करना होगा तो बढ़िया मजा आएगा, एंजॉय होगा, वही बात है। तो यहाँ पर बातें समझिएगा, प्रवाल भित्तियों के विकास की भी कुछ आवश्यक दशाएं होगी, तभी यहाँ पर प्रवाल भित्तियों का विकास होगा। हर एक जगह पर प्रवाल भित्तियों का विकास नहीं होगा। तो प्रवाल भित्तियों के विकास की 4 दशाएं होती हैं। 4 दशाएं जब उनको मिलेगी तभी प्रवाल भित्तियों का विकास होगा। तो प्रवाल भित्तियों के विकास की 4 दशाएं पाई जाती। मेरा उदाहरण सुनाया नहीं है, ध्यान से उदाहरण सुन लिया था आपने, नमक की मात्रा वगैरह, सब्जी बनाना, सब कुछ सुना था। उदाहरण बढ़िया सुनाए नहीं, उदाहरण सुनाए तो देखिए अब आंसर निकलने आ जाएंगे यहाँ पर प्रवाल भित्तियों के आंसर। ये उदाहरण ही आपको आंसर देगा, मेरा सारा क्लियर यहाँ पर बढ़िया रहेगा। सर जी आपने नौकरी शादी दोनों साथ करा दी, अभी तो नौकरी भी बाकी है और शादी भी बाकी है, अभी बढ़िया मेहनत करनी है।
हाँ, तो सुनिएगा यहां पर इंपॉर्टेंट बातें। प्रवाल भित्तियों का विकास, पहली दशा, प्रवाल भित्तियों का विकास कुछ पर्टिकुलर स्थान विशेष पर ही होता है, हर जगह पर नहीं। उसके कुछ कारण है। पहला कारण, प्रवाल भित्तियों का विकास केवल समुद्र के महाद्वीपीय मग्न तटों पर ही होता है, समुद्र के और किसी भी भाग पर नहीं होता है। केवल महाद्वीपीय मग्न तटों पर होगा, पहली विकास की शर्त है। केवल महाद्वीपीय मग्न तटों पर, समुद्र के और किसी भी भाग पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कारण सुनिएगा यहां पर। क्योंकि इस महाद्वीपीय मग्न तट के क्षेत्र में समुद्री लहरें होती है, भोजन लाने का कार्य करती है। यहीं पर समुद्री लहरें क्या होती हैं, भोजन भारी मात्रा में लाने का कार्य करती हैं। और समुद्री लहरें जब भोजन लेकर आएगी तो लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में जीव जंतु आकर्षित होंगे। तो यहाँ पर समुद्र के अंतर्गत भोजन है, सड़े गले अवशेष है, वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए प्रवाल भित्तियां महाद्वीपीय मग्न तटों पर बनेगी। तो महाद्वीपीय मग्न तटों पर ही बनती है। क्यों, उसका पहला कारण हुआ नाम कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर समुद्री लहरें भोजन लाने का कार्य करती है। दूसरा, मैंने आपको एक बात कही थी कि आप जब खाना जब बनाएंगे श्रीमती जी, जब घर में, तो क्या होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, पहले सब्जी चाहिए। और सब्जी को गर्म करेंगे, तलेंगे, तेल डालेंगे, तभी बनेगी सब्जी, तैयार होगी। सेम बात यहाँ पर जो रहने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें कई सारे प्लवक भी होते हैं। नाम सुना होगा प्लवक, प्लैंकटन। इससे पहले एक उदाहरण सुनिएगा, वायरस। वायरस को कहा जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। वायरस अगर बाहर है तो निर्जीव है, हमारे शरीर में चला गया तो सजीव हो जाता है। इसलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। वैसे ही कुछ प्लवक होते हैं जो पौधे भी होते हैं और जीव जंतु भी होते हैं। तो प्लवक और जीव जंतु दोनों होते हैं। प्लवक होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं और जीव जंतु भी होते हैं। जैसे भोजन को या सब्जी को गर्म करके भोजन बनाया जाता है, जैसे सब्जी को गर्म करके बनाया जाता है, वैसे ही यहां पर जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा, इन सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत कुछ प्लवक पाए जाते हैं। तो यहां पर जब इनको सूर्य का प्रकाश मिलेगा, जैसे हमने सब्जी को काटा, गर्म किया, मसाला डाला, तभी बनकर तैयार हुई, सेम वैसे ही यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उसमें कुछ प्लवक भी होते हैं, प्लैंकटन। जो प्लवक होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, जीव जंतु भी होते हैं। प्लवक वगैरह को पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है, कुछ प्लैंकटन्स को, प्लवक को। वो पेड़ पौधे टाइप के होते हैं, दिखने में जंतु जैसे हैं लेकिन होते हैं वो पेड़ पौधे हैं। बेसिकली पेड़ पौधों का भी टाइप होता है इनमें बहुत सारा। ये प्लवक क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो जहां पर सूर्य का प्रकाश होगा वहीं पर अर्थात इनका भोजन का निर्माण होगा। जैसे हमने सब्जी को पहले कच्चा ही नहीं खा जाते हैं, ये सड़े गले अवशेषों को ऐसे ही कच्चा ही अवशोषण नहीं कर लेते हैं। सूर्य का जब प्रकाश मिलेगा तब वो यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश मिलेगा उसकी उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इनके भोजन का निर्माण करने के लिए सूर्य का प्रकाश का होना आवश्यक है। बिना सूर्य के प्रकाश के इनके भोजन का निर्माण नहीं होता है। तो प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश जहां पर होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, वहीं पर इनका निर्माण होता है। और वो कहां पर संभव है, महाद्वीपीय मग्न तटों के क्षेत्रों में। समुद्र के इन गहरे भागों में या महाद्वीपीय ढालों के क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इनका निर्माण केवल महाद्वीपीय मग्न तटों पर ही होगा, समुद्र के और किसी भी भाग में नहीं होता है। बात समझ में आ रही है नहीं? सूर्य का प्रकाश मिलेगा तभी ये सड़े गले जो अवशेष है इनको अपने अनुसार डाल पाएंगे। जब हमारे घर में गैस होगी, गर्म करने के लिए चीजें होगी, तभी हम सब्जी को अपने अनुसार डालेंगे और उसको खा पाएंगे। बिल्कुल यहां पर भी ऐसा ही है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपने भोजन का निर्माण कर पाते हैं। दूसरा बिंदु, मशरूम जैसा हो सकता है। तो यहां पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपने भोजन का निर्माण होता है। तो समुद्री लहरें भोजन लाने का कार्य करती है यहां पर, इसलिए यहां पर बनते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है। तीसरी बात, सूर्य का प्रकाश तो मान लीजिए मामूली सा यहां तक भी पहुंच जाए ढालों पर भी, लेकिन तब भी नहीं होगा। सर जैसे मशरूम हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मशरूम हो सकता है। अब यहां पर देखिए इस भाग का ढलान क्या है, कम है। यहां पर अगर प्रकाश पहुंच भी रहा है तब भी प्रवाल भित्तियां महाद्वीपीय ढालों के क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियों का निर्माण नहीं करेगी। प्रवाल भित्तियों का निर्माण महाद्वीपीय ढालों पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर प्रवाल भित्तियां क्या है, मकान बनाएगी। थोड़ी बहुत भी लहरें चली, पानी में हलचल हुई, मकान टूटकर कहां चले जाएंगे, नीचे, क्योंकि यहां पर ढलान क्या है, कम है। महाद्वीपीय मग्न तटों की ढलान कम होने के कारण यहां पर प्रवाल भित्तियों का निर्माण बड़े आसानी से हो जाता है।
इसलिए प्रवाल भित्तियों का निर्माण महाद्वीपीय मग्न तट के क्षेत्रों में ही होता है। यहाँ तो एक तो इसका मतलब इसका ढलान कम है, दूसरा प्रकाश की उपस्थिति है, तीसरा समुद्री लहरें या भोजन लेने का कार्य करती है, इसलिए यहाँ पर महाद्वीपीय मग्न तटों पर ही प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है, समुद्र के और किसी भी भाग पर निर्माण नहीं होता है। ये इसका पहली शर्त हुई कि प्रवाल भित्तियों का निर्माण केवल महाद्वीपीय मग्न तटों पर ही होता है, समुद्र के और किसी भी भाग में नहीं होता है। पहली शर्त समझ में आई या नहीं बताइए। दूसरा शर्त सुनिएगा, जिस समुद्री जल की लवणता जिस समुद्री जल की लवणता 27 से 31 प्रति 1000 ग्राम होती है। यहां पर लिख रहा हूं, देखिए समुद्र की लवणता 27 से 31 प्रति 1000 ग्राम। ये दूसरी शर्त है। देखें, जिस समुद्री जल की लवणता 27 से 31 प्रति 1000 ग्राम होती है, वहीं पर प्रवाल भित्तियों का विकास होता है और समुद्री जल में नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी समुद्र का जल बहुत ज्यादा खारा है, जैसे हमने पढ़ा था वॉन झील, याद करिए, बिल्कुल कोरल रीफ बायोडाइवर्सिटी टॉपिक में ही आता है, बिल्कुल सही कहा। जिस समुद्री जल की लवणता 27 से 31 प्रति 1000 ग्राम है, वहीं पर निर्माण होगा। उससे कम या उससे ज्यादा लवणता है, वहां पर निर्माण नहीं होगा। 27 से 31 प्रति 1000 ग्राम का मतलब है ऐसा समुद्र का जल जिसकी लवणता में 1000 ग्राम में 27 ग्राम जितना नमक हो और मैक्सिमम 31 ग्राम जितना, इससे कम लवणता वाला होगा और इससे ज्यादा लवणता वाले क्षेत्र होंगे, वहां पर प्रवाल भित्तियों का विकास नहीं होगा। जैसा हमने पढ़ा था वॉन झील की लवणता कितनी है? 330 प्रति 1000 ग्राम। ज्यादा लवणता है, वहां पर विकास नहीं होगा। ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फीले क्षेत्र हैं, बर्फीले क्षेत्रों में नमक की मात्रा अत्यंत क्या होती है? कम, क्योंकि ध्रुवों पर से ऊपर से जो बर्फ गिरता है वो उसमें नमक की मात्रा नहीं होती है, अत्यंत कम होती है। कम लवणता वाले क्षेत्रों या ज्यादा लवणता वाले क्षेत्रों में इसका विकास नहीं होता है। क्योंकि ये क्यों नहीं होता है, कारण सुनना, मैं उदाहरण देता हूं, यहां पर बात सुनिएगा। बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूं, RSIS में प्रश्न बन गए इससे डिटेल से। दूसरी शर्त है 27 से 31 प्रति 1000 ग्राम लवणता होगी, वहीं पर निर्माण होगा। देखिए, हम जब समुद्र में स्नान करने जाते हैं, कई बार 1 घंटा 2 घंटा स्नान कर दिया तो समुद्र में नमक होता है, हमारी चमड़ी गल सी जाती है, आपने देखा होगा, एकदम गीली गीली और एकदम गल सी जाती है ज्यादा स्नान करते हैं तो, क्योंकि नमक होता है वो शरीर को गला देता है। बिल्कुल वैसे ही ज्यादा नमक होगा तो ये कोरल रीफ क्या होगी? गल जाएगी, खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएंगे जीव जंतु। इसलिए ज्यादा लवणता वाले क्षेत्रों में इनका विकास नहीं होता है और कम लवणता वाले क्षेत्र होंगे वहां इनको पोषण नहीं मिलेगा। जैसा मैंने कहा था, श्रीमती जी ने जो खाना बनाया उसमें ज्यादा नमक डाल दिया तो शरीर के लिए नुकसानदायक है, कम नमक डाल दिया तो लवणता से उचित पोषण नहीं हो पाएगा, गलगंड रोग हो जाएगा। वही बात है, ज्यादा लवणता होगी तो इनके कोमल शरीर हैं, वो तंतु है वो नष्ट हो जाएंगे, और जबकि कम लवण होने के कारण इनका उचित पोषण नहीं हो पाएगा। इसलिए उचित लवणता वाले क्षेत्रों में ही इनका विकास होता है। जिस समुद्री जल की लवणता 27 से 31 प्रति 1000 ग्राम होगी, वहीं पर इनका विकास होता है। दूसरी शर्त, पहली शर्त थी महाद्वीपीय मग्न तटों पर ही निर्मित होता है, उचित लवणता मिलनी चाहिए। और तीसरी शर्त, जिस समुद्री जल का तापमान 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में होगा, 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान होता है जिस समुद्री जल का, वहीं पर निर्माण होगा। ज्यादा गर्म व ज्यादा ठंडे क्षेत्रों में इनका निर्माण नहीं होता है। हम लोग भी नहीं रहते, बहुत ज्यादा ठंडा क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं रहते, बहुत गर्म क्षेत्र होता है वहां मरुस्थल में, वहां पर भी नहीं रहते। ज्यादा ठंडे व ज्यादा गर्म क्षेत्रों में इनका निर्माण नहीं होता है। कोरल रीफ से बेस्ड क्वेश्चन कैसा है मैं जरूर करवाऊंगा आपको, पहले समझ लीजिए। 18-27 डिग्री तापमान होगा, वहीं पर इनका निर्माण होगा। इसके अलावा जहां पर भी कम तापमान या इससे ज्यादा होगा, वहां पर इनका निर्माण नहीं होगा। भारत में कहां बनी अभी दर्शाने वाला हूं, सुनिएगा, ये परिस्थितियां समझ लीजिए, समझ में आएगा। और चौथी परिस्थिति है, मान लीजिए, अब यहां पर आता हूं, एक उदाहरण देता हूं। भारत का क्षेत्र है, भारत के तटीय भागों में सारी परिस्थितियां मिल गई, महाद्वीपीय मग्न तट भी है, दूसरा हमने कहा समुद्री लवणता भी मिल गई उचित, हमको मिल गया यहाँ पर तापमान भी उचित मिल गया। फिर भी यहाँ पर हो सकता है प्रवाल भित्ति का विकास नहीं हो, क्योंकि जहाँ पर नदियों का मुहाना होता है, नदियाँ जहाँ आकर खिलती है, समुद्र में गिरेगी,
जहां पर नदी समुद्र में आकर गिर जाएगी तो यहां पर प्रवाल भित्ति अगर बन भी गई है तो नदियां जब अपना पानी लाकर डालेगी तो प्रवाल भित्तियों के मकान क्या होंगे? टूट जाएंगे। प्रवाल भित्तियों के मकान टूट जाएंगे अगर नदियां जहां समुद्र में आकर गिरती है। तो नदियों का जहां भी मुहाना होगा या नदियां जहां खुलेगी वहां पर प्रवाल भित्तियों का विकास कभी भी नहीं पाया जाएगा। चाहे तीनों परिस्थितियां मिल जाए और नदी वहां आकर गिर रही है तो प्रवाल भित्ति का विकास नहीं होगा। तो 4 परिस्थितियां हैं, 3 होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए। समुद्र महाद्वीपीय मग्न तटों पर ही होगा। समुद्री जल की लवणता 27 से 31 प्रति 1000 ग्राम। समुद्री जल का तापमान 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और नदियों के मुहाने या डेल्टा क्षेत्र में प्रवाल भित्तियों का विकास नहीं होता है। जहां नदियां गिरेगी वहां प्रवाल भित्तियों का विकास कभी भी नहीं पाया जाएगा। यह बात समझ में आई या नहीं बताइए? इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको अभी दर्शाऊंगा भारत में कहां कहां प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है। अभी तो टाइम है, देखे चारों परिस्थितियां हम लिख डालते हैं, फिर आगे और डिटेल से वर्णन करूंगा मैं भी प्रवाल भित्तियों के बारे में। प्रवाल भित्तियों के विकास की दशाएं कौन कौन सी दशाएं मैं इसके सामने लिख रहा हूं। यहां पर लिख डालिए प्रवाल भित्तियों के विकास की दशाएं। विश्व में कहां होती है, भारत में कहां होती है? मैं आगे आपको उदाहरण पूछूंगा ना, पूरे विश्व में समझ जाओगे आप कहां पर होगी और कहां नहीं होगी। मैं पूछूंगा जर्मनी के पास होती है, नहीं आप मुझे आंसर देने लग जाएंगे। नदियों के डेल्टा में नहीं पाई जाती क्योंकि नदियां जब समुद्र में आकर गिरेगी तो उनका प्रेशर तेज होगा और प्रेशर तेज होगा तो इनके मकान क्या होंगे? टूट जाएंगे। इसलिए नदियों के डेल्टा, और नदियां अपने साथ मिट्टी लेकर आती है। समुद्र में मिट्टी डालेगी भारी मात्रा में और मिट्टी डालेगी तो दम घुट जाएगा प्रवाल भित्तियों का। अगर मैं कमरे में पड़ा रहा हूं या मिट्टी मिट्टी हो जाए तो दम घुट जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। इसलिए नदियों के मुहाने या डेल्टा क्षेत्र में कभी भी प्रवाल भित्तियों का निर्माण नहीं होता है। सर तापमान कैसा होगा? तापमान 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ज्यादा गर्म क्षेत्र होगा वह नहीं रह पाएगी, 27 से ज्यादा, और इससे कम होगा वहां पर भी अर्थात जीवित नहीं रह पाती है। तापमान 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में होना चाहिए। तापमान मतलब समुद्री जल का तापमान, समुद्री जल का तापमान 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में होना चाहिए, वहीं पर इसका निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलिया में इनको उचित तापमान मिलता है, भारत में भी मिलता है एक जगह तापमान, वो भी दर्शाऊंगा कहां पर है ऐसा। तो विकास की दशाएं, पहली दशा लिखिए प्रवाल भित्तियों का निर्माण केवल समुद्र के महाद्वीपीय मग्न तटों प्रवाल भित्तियों का निर्माण केवल समुद्र के महाद्वीपीय मग्न तटों के क्षेत्रों में होता है। प्रवाल भित्ति क्या है? सुरेश जी पूछ रहे हैं। अब तो मैंने पूरी रामायण बता दिया, अब आप पूछ रहे राम क्या है? ऐसा तो संभव नहीं है। प्रवाल भित्तियां सूक्ष्म जीवों का समूह है जो मकान बनाकर रहते हैं, यह कहलाता है प्रवाल भित्ति। देखिए चित्र के रूप में प्रवाल भित्तियों का निर्माण केवल समुद्र के महाद्वीपीय मग्न तटों के क्षेत्रों में होता है क्योंकि अब इसकी शर्तें, क्योंकि इस क्षेत्र में समुद्री लहरें भोजन लाने का कार्य करती है, भोजन लाने का कार्य करती है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस,
यहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव है। धन्यवाद अनिल जी। प्रवाल भित्तियों का निर्माण केवल समुद्र के महाद्वीपीय मग्न तटों के क्षेत्रों में होता है क्योंकि इस क्षेत्र में समुद्री लहरें भोजन लाने का कार्य करती है, पहला बिंदु। दूसरा, मग्न तटों पर ही क्यों होता है? 3 कारण बताएं। क्योंकि यहां पर समुद्री लहरें भोजन लाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनता है और इस क्षेत्र का ढलान अत्यंत कम है, इसलिए यहां पर प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। महाद्वीपीय मग्न तटों कहते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कल बताया था मैंने, याद करें, कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहा जाता है महाद्वीपीय मग्न तटों को। महाद्वीपीय मग्न तट कहलाते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कल बताया था मैंने, याद करिए, यहां तक नोट करिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी पुनः दर्शा दे रहा हूं चित्र में। महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है? समुद्र का यह भाग जो हम भूमि से बिल्कुल अंदर जाते ही हैं, थोड़ी थोड़ी ढलान होती है, कहलाता है महाद्वीपीय मग्न तट या कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहलाता है। या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव हो पाती है। और तीसरा बिंदु, इस क्षेत्र का ढलान कम होने के कारण यहां प्रवाल भित्तियों के आवास, मकान कहें, आवासों का निर्माण आसानी से होता है। इस क्षेत्र का ढलान कम होने के कारण प्रवाल भित्तियों का निर्माण या आवास बड़ा आसानी से हो जाता है। तो इसमें 3 बातें थी। पहला हमने पढ़ा था इसी के अंदर ये 3 परिस्थितियां, पहला, दूसरा और यहां पर तीसरी, ये वाला बिंदु है। इस क्षेत्र का ढलान कम होने के कारण या प्रवाल भित्तियों के आवासों का निर्माण आसानी से होता है। सर भोजन किस प्रकार का होता है? सड़े गले अवशेष, मांस के टुकड़े वगैरह, समुद्र में बिखरे हुए अनेक सारे तत्व वगैरह, पेड़ पौधों के सूक्ष्म अवशेष, सड़े गले मांस के अवशेष, ये सारे होते हैं उसमें। दूसरा, समुद्र की लवणता, समुद्री जल की लवणता। सत्ताईस से 31 पढ़ा था प्रति 1000 ग्राम। ऐसा जल जिसमें से हम 1000 ग्राम जल लेवें और पता चले उसमें 27 से 31 ग्राम नमक निकला है, वो जल वाला समुद्र का क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त होगा। चक्रवात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, 27 से 31 प्रति 1000 ग्राम के मध्य होनी चाहिए। अधिक हो जाएगी लवणता तो क्या होगा? इनके कोमल तंतु है, शरीर है, वो क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। जैसे हम भी स्नान करते हैं, समुद्र में ज्यादा नमक वाला जल होगा तो चमड़ी गलने लग जाएगी। अधिक लवणता प्रवाल भित्तियों के कोमल तंतु को नष्ट कर देती है, जबकि
कम लवणता से इनका पोषण नहीं हो पाता है। कम लवणता से इनका पोषण नहीं हो पाता। दूसरी विकास की शर्त हुई, पहली महाद्वीपीय मंगरे तटों पर ही होता है, उसमें 3 बातें थी। ढाल कम होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और समुद्री लहरें यहां भोजन लाने का कार्य करती है। दूसरा बिंदु है, यहां पर लवणता 27 से 31 प्रति 1000 ग्राम के मध्य में होनी चाहिए। तीसरा बिंदु देखिएगा, समुद्री जल का तापमान अठारह 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए। टेम्परेचर चाहिए 18 to 27 के मध्य में। समुद्री जल का तापमान 18-27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में होना चाहिए। इतना तापमान जिस समुद्री जल का होगा वहीं पर इनका विकास होगा। इससे कम या ज्यादा तापमान होगा, विकास नहीं हो पाएगा। सर पानी में जो नील आती है वो क्या है? नील आती है वो अलग चीज है, वो तो साइंस वाले टीचर को पूछेगा। नील होती है उसको क्या कहते हैं? प्रवाल भित्तियों का तो प्रकार नहीं होगा। नील एक अपने आप में सूक्ष्म जीव टाइप होता है या पौधा होता है, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो साइंस वाले टीचर को पूछेगा, वो बता पाएंगे। तीसरी शर्त हुई। चौथी और अंतिम शर्त, नदियों के मुहाने या डेल्टा क्षेत्र में, टाइम हो गया वैसे तो, बस लास्ट बिंदु लिख रहा हूं, हो गया यहां तक? नदियों के मुहाने, मुहाने मतलब जहां नदियां खुलती है, मुहाने या डेल्टा क्षेत्र में प्रवाल भित्तियों का विकास नहीं होता है, क्योंकि नदियों का तीव्र प्रवाह इनके मकानों को तोड़ देती है एवं नदियां अपने साथ बारीक मिट्टी लेकर आती है। बारीक मिट्टी लेकर आती है। जो प्रवाल भित्तियों का दम घोट देती है। ये 4 शर्तें अगर आपको मालूम है तो विश्व में पता लग जाएगा कहां पर प्रवाल भित्तियों का विकास होगा और कहां नहीं होगा। ये 4 परिस्थितियां हैं जो मैंने आपको यहां पर दर्शाई। ये चारों परिस्थिति आप याद रखिएगा। कल आऊंगा तब बताऊंगा। देखिए भारत में कहां बनती है, ऑस्ट्रेलिया में कहां पर है, विश्व लेवल पर कहां पर है, कहां हम इन्हें देख सकते हैं, क्या इनकी परिस्थितियां हैं। तो ये चारों परिस्थितियां चर्चा कर दी। इन परिस्थितियों के आधार पर पता लगाएंगे भारत में कहां होगी और कहां नहीं होगी। रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चारों का वितरण भारत में कहां का क्षेत्र होंगे, 4 परिस्थितियों से पता लग पाएगा। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बिंदु है। हो गया यहां पर।
ये 4 बिंदु नोट कर लीजिए। कल आते ही चर्चा करूंगा भारत में कहाँ है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, और भारत में रामेश्वरम के तट के निकट वगैरह कहाँ पाई जाती है, कैसे क्षेत्र हैं, क्षेत्र बनाकर मैं आपको इंडिया का दर्शाऊंगा। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।